ये जो नए मार्जिन्स को लेकर थोड़ा बाजार में कंफ्यूजन है। अगर आप T+2 में अपने शेयर्स बेच रहे हैं तो जब तक वो सेटलमेंट नहीं आता तब तक वो जो पैसा है आप उससे फ्रेश ट्रेड नहीं कर सकते हैं। F&O में भी T+1 का ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर। ये जो नए नॉर्म्स हैं और शायद 1 अगस्त से ये लागू भी हो सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। इस पर क्या क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं सर, क्योंकि काफ़ी सवाल उठ रहे हैं जहाँ तक इस परेशानी की बात है। दीप, मैंने इस वीकेंड पे 2-3 लोगों से कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं उनसे मैंने इस पर बातचीत भी की, राय भी ली और उस पर मैं नोट भी तैयार करवा रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो बेसिक अब तक मुझे समझ में आई, कुछ कुछ नियम ऐसे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के पक्ष में नहीं हैं, उनको मुश्किल होगी। ब्रोकर्स को तो खैर होगी, ब्रोकर्स की मुश्किल की बात अलग है। पहले मैं क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स की मुश्किल की बात करूँ। सपोज आपके पास में HDFC बैंक के 100 शेयर हैं, ठीक है, आपने आज बेचे हैं, ठीक है। अगर आपने आज बेचने के पहले आपने ब्रोकर को दे दिए और ब्रोकर ने उसको इस्तेमाल कर लिया तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने आज बेचे और आप कहते हैं मैं आज बेचकर शाम को आपको डिलीवरी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो ब्रोकर कल नेक्स्ट डे अर्ली पे इन कर सकता है। लेकिन अगर आपने बेचने के पहले ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए तो और अर्ली पे इन करते हैं, तब भी आप उस पैसे का इस्तेमाल नए शेयर खरीदने के लिए नहीं कर सकते जब तक कि पे आउट ना आ जाए। ये बड़ी टिपिकल सिचुएशन है कि अगर आपने बेचा है, डिलीवरी भी दे दी है, लेकिन जब तक पे आउट नहीं आएगा तब तक आप नहीं खरीद सकते। तो अगर मुझे समझिए मुझे HDFC बैंक बेचकर रिलायंस खरीदना है तो वो मैं नहीं कर सकता। ये कुछ एक ऐसे नियम है। प्लस मार्जिनिंग सिस्टम, चलिए मार्जिनिंग सिस्टम मान लिया कि सेबी शायद ये चाहती कि मार्केट और स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को रिस्क है ना। मैं फ्रेंकली बताऊं, रिटेल क्लाइंट से कभी नहीं है। तो आज तक कोई ब्रोकर किसी रिटेल क्लाइंट के उड़ने से मुझे नहीं लगता है कोई ब्रोकर डूबा होगा। ब्रोकर डूबे होंगे तो या तो खुद अपने प्रोप्राइटरी अकाउंट में ट्रेड करने को लेकर, या कोई बहुत बड़े उनके टॉप 2 या 3 क्लाइंट में से कोई क्लाइंट बड़ा नुकसान कर जाए जिसको ब्रोकर ही जरूरत से ज़्यादा लीवे देते रहे, तो वो एक अलग बात हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह के नियम थोड़े से छोटे क्लाइंट्स के लिए और स्पेशली जो डे ट्रेड करने वाले हैं उनके लिए बड़े मुश्किल के होंगे। अब दूसरी बात है कि आपको न सिर्फ खरीदारी पर मार्जिन देना है, बिकवाली पर भी मार्जिन देना है। अब प्रॉब्लम ये है, से सपोज मुझे स्टॉक बेचना है, पहले मैं मार्जिन दूं उसके बाद बेच पाऊँ, तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं ये कहूँगा कि चलिए मैं मार्जिन ले लूँ, भाई मुझे तो बेचना ही है, एक काम करो आपके अकाउंट में मैं शेयर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। मैं ब्रोकर को बोलता हूँ आपके अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर देता हूँ, अगले 2-5-10 दिन में जब मेरा भाव आएगा, जब मेरी मर्जी होगी तब बेचूंगा। तो क्या वो ज़्यादा रिस्की नहीं है? उल्टा वो ज़्यादा रिस्क है कि आप 5-7-10 दिन पहले आप ब्रोकर को शेयर देकर छोड़ दें। अगर ब्रोकर ने मिसयूज़ कर लिया तो मुझे लगता है इन नियमों पर एक बार थोड़ा गहराई से देखने की ज़रूरत है। शायद एनबी ने, BSE ब्रोकर्स फोरम ने प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं, काफ़ी ब्रोकर्स ने भी सेबी को प्रेजेंटेशन दिए हैं। 1 अगस्त से लागू होना है। आई एम श्योर कि सेबी इसको देखेगी और कुछ एक बीच का रास्ता ऐसा निकालेगी जिसमें मार्केट की स्टेबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी भी बनी रहे, क्लाइंट्स को भी मुश्किल ना हो। साथ ही पावर ऑफ अटॉर्नी के नियमों में बदलाव हुआ है। अब अगर आप कोई शेयर प्लेस करते हैं, कुछ करते हैं, अगर ब्रोकर आपके शेयरों को मार्जिन के तौर पर इस्तेमाल करता है तो आपके पास क्लाइंट के पास OTP आएगी, वो OTP हाँ करेंगे। अच्छा, इसमें 2 ट्रांजेक्शन आपके बढ़ गए, प्लेज क्रिएट करने का, प्लेज हटाने का, और जो ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं उसमें डिपॉजिटरी को तो फ़ायदा होगा, उनको तो पैसे बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉस्ट क्लाइंट से वसूली जाएगी। तो अल्टीमेटली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मुझे लगता है कि ये नियम थोड़े से मुश्किल भरे हैं, उनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और डे टू डे बेसिस पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी मुश्किल आएगा। तो मुझे लगता है उस लिहाज से कुछ कुछ नियमों को चेंज करने की ज़रूरत है, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, जो आई थिंक सेबी शायद कर रही है या करेगी। हमारे संवाददाता हैं ब्रजेश मिश्रा, वो भी इस मामले में पूरी तरह से नज़र रख रहे हैं, वो बने हुए हैं। कल मेरी उनसे भी काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये आम राय निकल कर आ रही, काफ़ी लोग ट्विटर पर भी कह रहे हैं, काफ़ी ब्रोकर्स भी कह रहे हैं, और ये भी मान रहे हैं कि ये नियम ज़्यादातर उन लोगों के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है। ऑनलाइन ब्रोकर्स को फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही शेयर की DP उन्हीं की होती है, उनके पास में शेयर के वो राइट्स होते हैं खरीदने बेचने के, डिपॉजिट से ट्रांसफ़र करने के, और दूसरा ये कि पैसे वो पहले से लिंक रखते हैं अकाउंट को। लेकिन जो ऑफलाइन ब्रोकर्स हैं, जहाँ आप जाकर ट्रेड करते हैं या फ़ोन पर ट्रेड करते हैं या आपके ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं हैं, उन ब्रोकर्स के लिए ये डेफिनेटली नेगेटिव है। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि इस पर पूरी एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और देखना चाहिए, सारे पक्षों को, संबंधित पक्षों को बुलाकर बात करें, देखें कहाँ एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर ये नियम लागू हैं तो एक बात पक्की है दीप, वो मानकर चलिए कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से 1 अगस्त से गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपका ब्रोकर, मेरी सारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स जितने भी हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है,
मेरा निवेदन है कि 1 अगस्त के बाद अगर इन नियमों में बदलाव नहीं होता, ये नियम जस के तस ऐसे ही लागू होते हैं, तो कृपया करके आप अपने ब्रोकर या आपका जो भी वहाँ फ्रेंचाइजी सब ब्रोकर या ब्रांच ऑफिस किसी भी ब्रोकर का है, उससे प्लीज़ झगड़ा न करें कि आप लिमिट क्यों नहीं दे रहे हो या आपने मेरे सामने शेयर बेचा है उसको क्यों नहीं खरीदने दे रहे हो। उसमें उनकी गलती नहीं होगी, ये नियम बदले हुए हैं, तो प्लीज़ आप ब्रोकर के साथ झगड़ा न करें। मैं आमतौर पर ब्रोकर के हित की बात कम करता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स के हित की बात ही ज़्यादा करता हूँ, लेकिन इस मामले में अगर ब्रोकर्स लिमिट नहीं देंगे तो उनकी मजबूरी होगी, तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिए। लेकिन हाँ, ये नियम थोड़े से मुश्किल भरे हैं और अगर ये लागू है तो 1 अगस्त के बाद कैश मार्केट के वॉल्यूम्स आप काफ़ी तेज़ी से कम होते हुए देखेंगे। जी दीप।